हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को कवर करते समय हम लोग इनके बैकग्राउंड को समझेंगे, इनके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी चीज़ें होंगी उसको समझेंगे। फिर एंड में हम लोग टॉपिक से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी समझेंगे कि अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आया होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी करने में थोड़ा-सा आसानी हो सकती है कि आप किस तरीके से टॉपिक को समझें, जिससे कि आप परीक्षा में जो है सवाल हल कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और ये एसिड क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ये आपको आइकन दिख रहा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और मेंस के टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे या फिर कोई भी हम इश्यू डिस्कस करेंगे, तो हम उसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे जो भी आपकी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि ये डेली का एक सीरीज चालू हो रही है, इसमें हम लोग डेली जो है 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो जिससे आपको सारी अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले जो न्यूज़ हमको डिस्कस करनी है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब समझते हैं इसके बारे में कि ये चर्चा में क्यों है और हमारे परीक्षा के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत का जो राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, ठीक है, इसे 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। 19 मई 2025 को इस पोर्टल ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर भारत का पहला जनरेटिव एआई चैटबॉट जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा में क्यों रहा है, वो इसलिए रहा है कि 8वां जो स्थापना दिवस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मनाया गया है, इसलिए चर्चा में है। अब समझते हैं कि यूपीएससी के रेलेवेंसी के मामले में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखो, आपको जीएस पेपर 2 में जो है ये इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसमें गवर्नेंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के जो मुद्दे आते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के जो सवाल आते हैं, उस तरीके के सवाल जो है इससे पूछे जा सकते हैं। फिर जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो इकोनॉमी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी है ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली है क्या। देखो, आपको मैं अगर आसान भाषा में समझाऊँ, तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें अगर सरकार को कोई भी सामान खरीदना है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से जाके खरीद सकते हैं। सपोज़ जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न चलाते हैं, तो आपको कोई सामान ऑनलाइन लेना होता है, तो आप जाते हो, ठीक है? आपने कोई भी, जैसे आप कुछ जूते लेने हैं, तो आपने जूता सर्च किया और आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको कौन-सा शूज़ लेना है, ठीक है? कई-कई बार ऐसा भी होता है कि सेम जो शूज़ है, वो आपको फ्लिपकार्ट पे अलग प्राइस का मिलेगा, अमेज़न पे अलग प्राइस का मिलेगा, तो आप कंपेयर भी करते हो कि आपको कहाँ पे जो है अच्छे वैल्यू मिल रही हैं और अच्छा आपका प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी एक ऐसा पोर्टल है जिसमें अगर सरकार को कोई भी सामान खरीदना होता है, सपोज़ उसको अगर छोटे से छोटा पेन भी खरीदना होता है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से खरीदती है। ये एक पोर्टल है जिसमें जो अपना सामान बेचते हैं, वो आके इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे सरकार से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है और सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि किसका सामान बेहतर है और किसका सामान जो है आसान और सस्ता मिल रहा है। बेसिकली इसमें बिड लगती है सामान की, और बिड के माध्यम से जो है वो सामान सरकार द्वारा खरीदा जा सकता है, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। इसको मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएँ भी जान लेते हैं कि इसकी क्या फीचर्स हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बात ये है कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक इसमें सब कुछ ऑनलाइन ही माध्यम से किया जाता है। अगर आपको सरकार से कॉन्टैक्ट करना है या सरकार को कोई सामान बेचना है, तो आप इसमें ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के सरकार को सामान अपना बेच सकते हैं। फिर जो है ये एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? इसके बाद क्योंकि ये यूनिफाइड मार्केट प्लेस है गवर्नमेंट के लिए। अगर सरकार किसी भी तरीके का कोई सामान खरीदना चाह रही है, तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके खरीद सकती है। तो एक प्रकार से सेंट्रलाइज़्ड जो है प्लेटफ़ॉर्म कहा जा सकता है। फिर इसमें इंक्लूसिविटी भी होती है। बेसिकली बात ये है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो है महिला उद्यमी, एमएसएमई सेक्टर्स के, स्टार्टअप सेक्टर के कारीगर हो गए, है ना, बुनकर हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हो गए, और जो भी वंचित वर्ग के लोग होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी दी जाती है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट आया है तो सरकार उसको प्रायोरिटी पे रखती है। इससे जो है इंक्लूसिविटी जो है बढ़ती है सोसाइटी में। इसके बाद अगर देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, क्योंकि देखो बात ये है कि ये सिंप्लीफाई करता है रजिस्ट्रेशन को, ठीक है? और पार्टिसिपेशन को थोड़ा-सा ये सिंप्लीफाई कर देता है। इससे क्या होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग यानी कि बिज़नेस करना जो है थोड़ा-सा आसान हो जाता है, क्योंकि सरकार से डायरेक्टली ऐसे कॉन्टैक्ट आप नहीं कर सकते हो। बट इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो आप सरकार से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, सरकार से डायरेक्ट आप नेगोशिएट कर सकते हो, सरकार को अपनी जो है चीज़ें बता सकते हो और अपना जो भी आपका बिज़नेस है उसको आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है।
फिर उसके बाद जो ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि देखो बेसिकली बात ये है कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिकॉर्ड हो गया, कोई लेन-देन का रिकॉर्ड है, वो छूटता नहीं है, तो आपको सब पता रहता है कि सरकार ने कब क्या खरीदा है और कितने प्राइस को खरीदा है ना? तो एक प्रकार से इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पूरा इश्यू जाना कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है क्या? इसके फीचर्स समझ लिए और ये चर्चा में क्यों रहा है, वो भी हमने समझ लिया। अगर यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आपको इसकी डेट याद रखनी पड़ेगी कि ये कब लॉन्च हुआ है, ठीक है? 2016 में लॉन्च किया गया है, इसके 8वाँ साल जो है ये हुआ है 19 मई 2025 को, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि योजनाओं से जुड़े हुए सवाल अक्सर पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था, आप समझते हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से इस टॉपिक पे बन सकता है, तो वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? और आपको इसमें आंसर बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है कि सही आंसर इसमें से क्या होगा। मैंने इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है जो कि आपके आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकता है, आप प्रैक्टिस करिए इसकी। ये क्वेश्चन है, आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करना है, उस अपने आप आंसर राइटिंग करनी है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे पूरा जान लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्ञान भारत मिशन। इसके बारे में भी देखते हैं कि ये क्या है। समझते हैं कि ये ज्ञान भारत मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों चर्चा में है, ठीक है? तो देखो, चर्चा में इसलिए है कि जो 9 जून 2025 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ज्ञान भारत मिशन की जो है वो स्थापना करेंगे, यानी कि लॉन्च करेंगे। ये बेसिकली जो है प्राचीन जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको डिजिटाइज़ करने के लिए, ठीक है? उनको प्रसार करने के लिए जो है इस तरीके का मिशन जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये चर्चा में क्यों है। अब इसकी अगर हम जीएस पेपर से रेलेवेंसी की बात करते हैं, तो आप इसको जीएस पेपर 1 से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन हेरिटेज और कल्चर से संबंधित जो है सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और जीएस पेपर 2 से भी आप कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड समझते हैं कि ये ज्ञान भारत मिशन जो है वो है क्या? ज्ञान भारत मिशन है ना, वो एक पुनर्गठित मिशन है। बेसिकली जो पांडुलिपियाँ यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उनको खोजने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको डिजिटलाइज़ करने के लिए और उनको स्प्रेड करने की, जिससे और उनका प्रसार हो, इसलिए जो है इस मिशन की जो है स्थापना की गई है। इसकी जो घोषणा की गई थी, वो की गई थी बजट 2025-26 में, ठीक है? तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, 2025-26 के बजट में जो इस तरीके की घोषणा की गई है। और पहले इसको राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बोला जाता था, ठीक है? अब इसको ज्ञान भारत मिशन बोला जा रहा है। अब इसका टारगेट अगर हम समझते हैं तो देश भर की जो लाइब्रेरी होती हैं, म्यूज़ियम होते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? इनमें जो है जितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनको संग्रहित करना है कि एक जगह पे लेके आने के लिए जो है इस तरीके के मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है? अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली इसके बजट में वृद्धि की गई है। इसको जो है 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए का बजट जो है इसमें एलोकेट किया गया है। फिर उसके बाद जो है डिजिटलीकरण पे जो है जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इससे कि उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े और पढ़ना उनको आसान हो जाए, ठीक है? और इसके बाद जो है कोलैबोरेशन किया जा रहा है इसमें जो निजी संग्रहकर्ता होते हैं, यानी कि जो अपने निजी स्तर पे जो इस तरीके की जो कलेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जिससे कि जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कलेक्ट की जा सके। फिर इसके बाद जो है भारतीय ज्ञान और संस्कृति परंपरा को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इस तरीके के मिशन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी कल्चरल और हेरिटेज से रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेंगे, तो इससे हमारे ज्ञान के बारे में लोगों को पता लगेगा कि हमारा जो इतिहास है वो कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है और कितने ज्ञानवर्धक बातें जो है हमारे इतिहास में लिखी गई हैं, ठीक? आप समझते हैं कि जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट है मिशन, बेसिकली वो क्या है और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, उसकी जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी फरवरी 2030 में, ठीक है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जो है उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो 1 करोड़ से अधिक जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको संरक्षित करना, उनको डिजिटलाइज़ करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ज्ञान भारत मिशन के बारे में पूरा जान लिया है। आप समझते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सवाल दिया है, आपको इसका आंसर बताना है कि विद रेफरेंस टू द ज्ञान भारत मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको इसका आंसर बताना है और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मेंस से भी रिलेटेड मैंने इसके क्वेश्चन जोड़ दिया है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं आंसर राइटिंग अपने बूस्ट करने के लिए, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब जो अगली न्यूज़ है उस पे हम बढ़ते हैं, तो वो है ई-0 एफआईआर। तो समझते हैं कि इसके बारे में कि ये ई-एफआईआर है क्या? तो देखो, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जो है ई-0 एफआईआर पहले की शुरुआत की है, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि आई4सी जो है, उसके तहत शुरू की गई है, ठीक है? इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि 10 लाख से अधिक के साइबर वित्तीय अपराधों की जाँच को तेज़ी से बढ़ाना। और इसकी शुरुआत जो है बेसिकली दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है, बाद में इसको जो है पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली पूरा कॉन्टेक्स्ट था इस न्यूज़ का।
जीएस पेपर से रेलेवेंसी की बात अगर हम कर लें तो जीएस पेपर 2 में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल जाएंगे। गवर्नेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है ना, और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा होता है उससे संबंधित आपको सवाल इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर जीएस पेपर 3 की बात अगर हम करें तो सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, तो भारत में ना अभी हाल फिलहाल के जो वर्षों में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जो है उसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि इसकी रिपोर्टिंग जो थी वो साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से की जाती थी, ठीक है, एनसीआरपी के द्वारा, और या फिर 193 जो एक हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से इसकी जो है रिपोर्टिंग की जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता था ना कि एफआईआर दर्ज होने में बहुत समय लग जाता था, जिससे कि जो पीड़ित होता था उसको न्याय नहीं मिल पाता था समय पे, और जिसने ये अपराध किया होता था वो उसके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते थे। ठीक है, इसलिए जो है इस तरीके की समस्याओं को जो है ख़त्म करने के लिए इस तरीके की पहल की शुरुआत की गई है, जिसको ई-एफआईआर पहल बोला जा रहा है। अब जानते हैं कि ई-ज़ीरो एफआईआर है क्या? इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना कि ये ऑटोमेटिक एक प्रणाली है, जिसमें अगर 10 लाख से अधिक की कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है, तो इसमें खुद ही जो है एफआईआर के रूप में ये बदल जाएगी। अगर आप शिकायत नहीं भी करते हैं तब भी जो है ये एफआईआर में बदल जाएगी, जिससे न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में आसानी मिलेगी। अब इसके फीचर्स की बात कर लें तो बेसिकली जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये ऑटो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके साथ जो है 10 लाख या उससे ऊपर का कोई फ्रॉड होता है, तो इस तरीके की कोई भी घटना को जो है एफआईआर में दर्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है ये इंटीग्रेशन की बात करता है, तो ये एनसीआरपी, दिल्ली पुलिस है ना, का जो ई एफआईआर सिस्टम है, उसके साथ जो है राष्ट्रीय अपराध बोर्ड जो है एनसीआरबी, और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है उसे इन सब एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इंटीग्रेशन एक तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद जो है स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि तेजी से जांच इसमें हो सकती है, क्योंकि क्या होता था पहले समय लगता था, ठीक है, और कई बार ऐसा होता था कि लोग बताते भी नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि जो ऑटोमेटिक जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जांच करने में आसानी हो और जो भी अपराधी होगा उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई एफआईआर के बारे में पूरा जान लिया कि ई-ज़ीरो एफआईआर होती क्या है। अब यहाँ पे प्रेजेंट से रिलेटेड सवाल है, आपको हल करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि ज़ीरो एफआईआर रिसेंटली इन द न्यूज़ रेफर्स टू। ठीक है, उसके बाद मेंस का भी मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है, आपको बताना है कि क्या उसमें चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे तीनों टॉपिक जो आज की इंपॉर्टेंट है हमने समझ लिए हैं। इसका समझ देते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है आज। तो हमने सबसे पहले जाना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है और वो क्यों चर्चा में है। उसके बाद हमने ज्ञान भारत मिशन के बारे में जाना कि इसकी घोषणा कब की गई है और ये किसका जो है वे अपडेटेड वर्जन है। इसके बाद हमने ई-ज़ीरो एफआईआर को समझा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।